हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि और आज का ये लेक्चर मेंस इन 300 टॉपिक्स का पार्ट है। मेंस इन 300 टॉपिक्स मेंस क्लासरूम कोर्स और जीएस मेंस टेस्ट सीरीज का भी पार्ट है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पॉवर्टी डिस्कस करेंगे। पॉवर्टी इज इंक्लूडेड इन GS1, पॉवर्टी टाइप्स, कॉजेज, एस्टिमेशन, इश्यूज एंड चैलेंजेस, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। अब पॉवर्टी होती क्या है? देखो, पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आपको जो बेसिक एसेंशियल ह्यूमन नीड्स है वो भी नहीं मिल पाती। बेसिक एसेंशियल ह्यूमन नीड्स कौन सी हैं? जैसे फूड, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, इन्फॉर्मेशन। ये सारी आपकी बेसिक एसेंशियल ह्यूमन नीड्स है जो आपको सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी हैं आपके लिए। तो अगर आप उनसे भी डिप्राइव्ड हो तो उस कंडीशन को पॉवर्टी कहते हैं। अब वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक ने भी पॉवर्टी को डिफाइन किया हुआ है। तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग पॉवर्टी के अलग अलग डायमेंशंस हैं, जिसमें आ जाता है कि अगर आपकी इनकम बहुत ही ज़्यादा लो है, साथ में अगर आप बेसिक गुड्स और सर्विसेज भी एक्वायर नहीं कर पा रहे हो कि आप डिग्निटी के साथ जी सको, सर्वाइवल आपका हो सके विद डिग्निटी, साथ में लो लेवल्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन भी इसमें आ जाता है कि आप हेल्थ एजुकेशन आपको प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, साथ में पुअर एक्सेस टू क्लीन वाटर भी आ जाता है, सैनिटेशन आ जाता है, साथ में अगर इनएडिक्वेट फिजिकल सिक्योरिटी आ जाती है, लैक ऑफ वॉइस आता है, और अगर आप अपनी लाइफ को बेटर नहीं बना पा रहे हो तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं आपकी, जो वर्ल्ड बैंक ने पॉवर्टी को इस तरीके से डिफाइन किया है। अब देखो, पॉवर्टी भी दो तरीके की होती है। एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दूसरी होती है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? देखो, वर्ड से आपको पता लग रहा है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब कि पूरी तरीके से जो आपको मिनिमम सोशली एक्सेप्टेड जो आपका लेवल होता है उसके मुकाबले अगर आप वहाँ पर अपनी बेसिक नीड्स भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, उससे भी ज़्यादा कम है आपकी हाउस होल्ड इनकम, कि आपकी बेसिक नीड्स कौन सी हैं, आपकी फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथिंग होगी, तो ये सब चीज़ें भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो तो उसको एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहा जाएगा। ये इतनी कम है आपकी हाउस होल्ड इनकम। साथ में दूसरी होती है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी अगर देखा जाए तो ये बेसिकली एक सोशली पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। तो क्या होता है कि जैसे अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहती हूँ कि आप रह रहे हो गुजरात में, यहाँ पर अगर सोशली एक्सेप्टेड लेवल एक एवरेज इनकम अगर मैं लगाती हूँ कि यहाँ पर एवरेज इनकम आपके 1000 रुपीज़ है, बट अगर कोई फैमिली है उसकी इनकम जो है सिर्फ 500 रुपीज़ है, तो अगर ये सोशली एक्सेप्टेड मिनिमम इनकम है, ये इससे भी अगर कम है आपकी इनकम, तो ये आता है रिलेटिव पॉवर्टी। मतलब कि वर्ड से पता लगाओ आप, रिलेटिवली सोशल पर्सपेक्टिव से ये देखा जाता है कि बाकी के पास तो इतनी है और मेरे पास सिर्फ इतना ही है। इस तरीके से परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विद इनकम लेस देन सम फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मीडियन इनकम, और ये एक इनकम इनइक्वालिटी का मेजर है। बैकग्राउंड थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। देखो, 2004 टू 5 के कंपैरेटिवली 2011 में परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो डिक्लाइन किया है, कि पहले 2004-5 के कंपैरेटिवली यहाँ पर 37% लोग पॉवर्टी में थे और 2011 में आते आते 21.9% हो गए हैं, तो डिक्लाइन हो गया है ना। नेशनल पॉवर्टी एस्टिमेट्स की बात की जाए तो रूरल एरियाज़ में 25% है और अर्बन एरियाज़ में 13.7% है। स्टेट वाइज अगर पॉवर्टी एस्टिमेट्स किया जाए तो देखो, वाइडर इंटरस्टेट डिस्पैरिटी आती है बिटवीन परसेंटेज ऑफ पीपल। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, अगर मान लो हमने ये जनरल एस्टिमेट लगाया है कि परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, तो बिलो पॉवर्टी लाइन जितने भी लोग हैं वहाँ पर एक जनरल आइडिया अगर हम लगाते हैं तो जनरली डिक्लाइन कर रहे हैं, पर कुछ एरियाज ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है, जहाँ पर इन एरियाज में पॉवर्टी बढ़ रही है। तो एक मान लो 26 स्टेट्स में पॉवर्टी जो है वो डिक्लाइन कर रही है, तो 2 स्टेट्स में पॉवर्टी बढ़ रही है। इसको कहते हैं वाइड इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज बिटवीन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। ऑलराइट, तो इस पॉइंट में ये कहा गया है। अब देखो, छत्तीसगढ़ है जैसे 39.9%, सबसे ज़्यादा पॉवर्टी यहाँ पर देखी गई है। फिर झारखंड में 37%, मणिपुर में 36.9%, फिर अरुणाचल प्रदेश में 34.7%, देन बिहार में 33.7%। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब सिंस पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है तो इसीलिए कोई सिग्निफिकेंट रिडक्शन नहीं देखा गया है एब्सोल्यूट नंबर्स में, तो पॉवर्टी जो है इन एरियाज में इसीलिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल्सो। तो दैट इज ऑल्सो वन रीजन। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। अब पॉवर्टी होती किस वजह से है? सबसे पहला रीजन तो होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि भैया बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आ गई है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई है, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक जाती है और जितने भी स्कार्स रिसोर्सेज हैं उन पर भी स्ट्रेन पड़ता है, जो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए बहुत ही नेसेसरी है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो एक फैमिली है जहाँ पर सिर्फ 3 ही लोग रहते हैं, ठीक है। ये फैमिली जो है हर महीने 5000 अर्न कर रही है,
ठीक है। अब जब तक ये 5,000 अर्न कर रही है तब तक तो ठीक है। अब यहाँ पर 3 से अब इनके और बच्चे हो जाते हैं, मान लो 5 बच्चे और हो गए इनके, टोटल यहाँ पर हो गए 8 मेंबर्स, ठीक है। अब इनकम तो उतनी थी, 5,000 में से पहले मान लो जब ये 3 लोग थे तो ये लोग 2,000 रुपये बचा लेते थे, तो बाकी 3,000 में इनका काम हो जाता था। अब 8 लोग हो गए हैं टोटल, ठीक है, तो इसमें 2,000 भी नहीं बच रहे अब तो इसीलिए अब इनके पास बचा कुछ भी नहीं। साथ में जितने भी और रिसोर्सेज थे उन पर भी स्ट्रेन पड़ रहा है, समझ गए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ ही नहीं जा रहा क्योंकि अब ज़्यादा लोग आ गए हैं, फैमिली के मेंबर्स बहुत बढ़ गए हैं, जिसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अब कुछ सेविंग्स नहीं हो रही इनकी, है ना, सेविंग्स तो हो ही नहीं रही। तो ये एक वन ऑफ द रीज़न है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन लोगों का रुक गया, तो ये एक रीज़न है। नेक्स्ट आ जाता है लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो अगर लो प्रोडक्टिविटी रहती है, इसकी वजह से क्या होता है कि लो फार्म इनकम्स रहती हैं, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो भी ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर अफेक्ट होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ये ले लो कि जैसे मान लो कि अभी एक ये फार्म था, यहाँ से अभी 10 kgs जो है आपकी प्रोडक्टिविटी होती थी। अब क्या हुआ, एक तो कोरोना हो गया, कोरोना की वजह से क्या हुआ कि आपका लेबर नहीं मिल रहा है, रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह ये सब नहीं मिल रहे हैं, फसलें ख़राब होती जा रही हैं। साथ में यहाँ पर बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो रेन की वजह से भी जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई, फसलें ख़राब हो गई। अब इससे इन सब की वजह से क्या होगा, पहले 10 kg जहाँ पर हो रहा था, यहाँ पर अब मान लो 2 kg ही प्रोडक्टिविटी हो पाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जब 2 kg ही हुई तो इसीलिए इनकम भी कम होगी अब, है ना, इनकम रिड्यूस हो गई। तो इससे जो भी घर इस फार्म पे डिपेंडेंट था, जहाँ से एग्रीकल्चर के लिए ये पैसा आ रहा था, तो अब इनका लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पर अफेक्ट पड़ा, कितना नेगेटिवली इम्पैक्ट किया इनके लिविंग स्टैंडर्ड को ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम होता जाएगा। नेक्स्ट रीज़न इज़ लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो, एक तो जब भी ब्रिटिश आई थी सारा कुछ लूट के ले गई थी, तो वैसे भी हमारी कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में धंस चुकी थी, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी से लो तो है ही हमारा ऑलरेडी, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। तो फर्स्ट 40 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस बिफोर दी LPG रिफॉर्म्स तो हमारे बहुत ही पुअर थे, तब तो कुछ था ही नहीं हमारे पास, सारा कुछ तो ले गई थी ब्रिटिश। तो LPG रिफॉर्म्स आए थे, ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 में, जिसके बाद से थोड़े से इंप्रूवमेंट आने लगे थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिली थी। बट उससे पहले तक तो कुछ इंप्रूवमेंट थी नहीं और हम लोग बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में थे। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स फॉर इंक्रीज इन पॉवर्टी। अब इन्फ्लेशन है नेक्स्ट पॉइंट। अगर महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन हो जाता है, तो उसका पूरा बर्डन किस पे पड़ता है। अब जैसे मिडिल क्लास फैमिली या अपर मिडिल क्लास फैमिली होती है, रिच होते हैं, उन पर इतना असर नहीं पड़ता है उस पर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि भाई ठीक है, इस बार हम अपने लग्जरीज पे पैसे नहीं खर्च करेंगे, बट हमारी बेसिक नीड्स तो पूरी होती ही है ना। बट पुअर के लिए क्या हो, उन लोगों पे सारा बर्डन पड़ जाता है इन्फ्लेशन का, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। एक चीज़ जो वो पहले 20 रुपए की मिलती थी और वो आराम से ख़रीद पाते थे, अब वही चीज़ अगर 50 रुपए की मिल रही है और उनकी इनकम जो है पहले 30 रुपए ही थी, तो वो कैसे ख़रीद पाएंगे वो चीज़, है ना। तो उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जिसकी वजह से पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अब कुछ ऐसे जॉब सीकर्स होते हैं जिनके पास स्किल सेट तो होता है, बट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं होती जो वो स्किल सेट को मैच कर जाएं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास स्किल सेट नहीं होता, साथ में अपॉर्चुनिटी होती है, बट सिंस उनके पास स्किल सेट नहीं है तो वो जॉब नहीं ले सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती है, मिसमैच होता है बेसिकली स्किल सेट ऑफ जॉब सीकर्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और जिससे लो इनकम बढ़ जाती है और लो इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वन ऑफ द रीजन। साथ में लैक ऑफ एनिमल स्पिरिट्स इन इकोनॉमी। आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी, मान लो एक कंपनी है जहाँ की इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा लोग पहली बात तो आप एम्प्लॉय नहीं कर पाओगे। साथ में जितने भी लोग एम्प्लॉय किए हैं आपने, उनको आप अच्छी सैलरी नहीं पे कर पाओगे, तो सैलरीज भी आप कम पे करोगे, जिसकी वजह से उन लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं देगा, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उनके कम ही रहेंगे। तो एनिमल स्पिरिट्स बेसिकली इकोनॉमी का एक टर्म होता है जो कि जिसका मतलब होता है कि इकोनॉमिक स्ट्रेस के टाइम पर लोग कैसे फिनेंशियल डिसीजंस पर पहुंचते हैं, जैसे कि आपको सिक्योरिटीज़ बाय करनी है या सेल करनी है, तो ये सब चीज़ें जो है ये आ जाती हैं लैक
एनिमल स्पिरिट्स में। तो लैक ऑफ एनिमल स्पिरिट्स का मतलब यही होता है इकोनॉमी में कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम है, जॉब क्रिएशन भी नहीं है, तो इससे आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे बहुत ज़्यादा नेगेटिवली ये इम्पैक्ट करता है उसको, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ नहीं पाता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सोशल फैक्टर्स। अब देखो कुछ लॉस थे इनहेरिटेंस के, कि जैसे मान लो अगर गर्ल्स होती हैं तो उनको आपको कोई आपका इनहेरिटेंस नहीं मिलता है उनको, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कास्ट सिस्टम हो जाती है जो कि एक हिंड्रेंस बनती है कि आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं ग्रो कर पाते हैं। साथ में कास्ट सिस्टम में ये भी था कि आप यही वाली पर्टिकुलर कास्ट जो है वो यही काम करेगी, ये वाली कास्ट ये काम करेगी, तो ये वाले ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से पॉवर्टी का जो बर्डन है इंडिया पर वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट रीज़न है कि लो एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्या होता है, देखो गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना इन्वेस्ट करती ही नहीं है। अगर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो पब्लिक सर्विसेज इंप्रूव कैसे होंगी? पब्लिक सर्विसेज इंप्रूव अगर नहीं हुई तो कोई भी एक पर्सन आएगा, एक इंडिविजुअल आके अपने प्राइवेट चीज़ कोई अच्छी सी शुरू कर लेगा, तो आप क्या प्रेफर करोगे? अगर आप हॉस्पिटल्स की बात करते हो, हेल्थ की बात करते हो, हेल्थ के मामलों में आप कौन से हॉस्पिटल में जाना प्रेफर करते हो? सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना प्रेफर करते हो या प्राइवेट में? ऑब्वियसली आप प्राइवेट में जाना प्रेफर करते हो। क्यों प्रेफर करते हो? क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, वहाँ पर आपको बेटर फैसिलिटीज़ मिलेंगी, साथ में आपका बेटर ट्रीटमेंट हो पाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में शायद आपको थोड़ा सा निगलेक्ट किया जाता है और इतनी अच्छी सर्विसेज नहीं मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं मिलता है, साथ में रश इतना होता है, भीड़ इतनी लगी रहती है। तो ये सब बहुत सारी रीजंस रहते हैं कि जिसकी वजह से आप प्राइवेट प्रेफर करते हो। तो अगर गवर्नमेंट यहीं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट कर देती तो लोगों को कितना फ़ायदा होता? कोई प्राइवेट में जाएगा ही नहीं, ठीक है, या बहुत कम लोग जाएंगे, तो गवर्नमेंट प्रेफर करेंगे ना लोग। फिर प्राइवेट के दाम भी इतने नहीं बढ़ेंगे क्योंकि कंपटीशन आ जाएगा ना। फिर गवर्नमेंट अगर compete कर देगी प्राइवेट के साथ तो प्राइवेट भी फिर इतना ज़्यादा महंगी फैसिलिटीज़ कर ही नहीं पाएगा। चाहे आप हेल्थ की बात करो, एजुकेशन की बात करो, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ये सारे लो इनकम ग्रुप्स के बजट पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, क्योंकि लो इनकम ग्रुप्स तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते ये प्राइवेट फैसिलिटीज़। हो तो यहाँ पर जाएंगे ना गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ के लिए, और गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है। तो ये सब कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ती है और ज़्यादा। नेक्स्ट रीज़न है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अब देखो, जब मैंने स्टार्टिंग में कॉजेज़ बताने शुरू किए थे तो मैंने आपको एक फैमिली की बात की थी जहाँ पर टोटल 8 लोग हो गए थे। अब ये 8 लोग क्या कर रहे थे कि टोटल आपकी 5,000 की इनकी इनकम थी। अब ये इनमें से कुछ भी नहीं बचा रहे थे, ठीक है। पर पहले जब ये लोग 3 ही लोग रहते थे तो इन्होंने थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ बचाया हुआ था। मान लो इनके टोटल जो है वो 10,000 इन्होंने बचाए हुए थे। बट अब हुआ क्या, एकदम से क्या हुआ, किसी की हेल्थ ख़राब हो गई फैमिली में, किसी को कोई बीमारी हो गई, मान लो किसी को हो गया डेंगू। अब उसमें उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, हॉस्पिटल में 10,000 का खर्चा आ गया। तो अब सारी सेविंग्स जो है वो तो ख़त्म हो गई, साथ में और खर्चा बढ़ने लगा। अब धीरे धीरे और किसी दूसरे बंदे की भी हेल्थ ख़राब हो गई, ठीक है, मान लो किसी और को भी हो गया कुछ, तो उसमें फिर उसको भी हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो इसमें क्या हुआ, फिर अब उस फैमिली को लोन भी लेना पड़ गया, साथ में अब वो डेप्ट में चली गई। तो अब बचाएंगी क्या? अब जितना भी अर्न कर रही है उसके साथ आपको अपना डेप्ट भी चुकाना पड़ेगा। तो अब क्या हो गया कि और ज़्यादा पॉवर्टी में धंसती चली गई ये फैमिली। तो क्या होता है कि जब आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हेल्थ पर हो जाता है उसकी वजह से पॉवर्टी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये एक पर्टिकुलर रीज़न हो जाता है। नेक्स्ट आता है ड्रेन ऑफ वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश के टाइम पर ड्रेन ऑफ वेल्थ तो हुआ ही था, ये तो आपको पता ही होगा कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, लैंड रिफॉर्म्स ऐसे कर दिए थे ब्रिटिश ने, जो मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में पूरा समझाया था। तो लैंड रिफॉर्म्स ऐसे हो गए थे ब्रिटिश के टाइम पर जिससे एग्रीकल्चर में, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी, बहुत ज़्यादा उन पर स्ट्रेन पड़ गया था, जिससे इंडिया जो है वो इम्पोर्टर बन गया था फिनिश प्रोडक्ट्स का। मतलब पहले तो इतना ज़्यादा ये लोग खाली कर गए थे इंडिया को, एकदम निचोड़ गए थे कि इंडिया को इन दी एंड ब्रिटिश के जाने के बाद इम्पोर्ट करनी पड़ रही थी चीज़ें। सोचो, इतना ज़्यादा ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ था, ये एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ज़्यादातर इंडिया के जो गरीब हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड जैसी स्टेट से। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारा नेचुरल कैलामिटीज़ देखने को मिलती है, जैसे फ्रीक्वेंट फ्लड्स आ गए, डिजास्टर्स हो गए, कोई भी अर्थक्वेक आ गया, साइक्लोन हो गया, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। एग्रीकल्चर डैमेज होगा देन वही सेम पॉइंट जो मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो उससे इनकम्स कम होंगी, जिसकी वजह से पॉवर्टी और बढ़ेगी।
ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स. आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड इट्स अवेयरनेस अमंग द रूरल मासेस. देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो नहीं पाता है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हो नहीं पाता है. अब लोगों को, अगर आप गाँव में किसी जाते हो, वहाँ पर आप लोगों को बताते हो कि आपका इंश्योरेंस करवा लो इस सब चीज़ों का, वहाँ पर उन लोगों को शायद कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर उन लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि ये होता क्या है. अगर उनको समझ में आता भी है तो उनको नहीं पता कि इंश्योरेंस वगैरह के लिए या फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आपको कहाँ जाना है. ठीक है, कि आपको बैंक्स वगैरह, आपके खाते भी नहीं होते आधे से ज़्यादा लोगों के रूरल एरियाज़ में. ठीक है, तो अगर आपको अपने अकाउंट्स वगैरह खुलवाने हैं या आपको बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए और जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट ने निकाली है पुअर्स के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, तो लोग उससे अवेयर ही नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस. अगर आपको पहले अवेयर होना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ों की अवेयरनेस है नहीं रूरल मासेस में, जिसकी वजह से पॉवर्टी और बढ़ती जा रही है. नेक्स्ट इज पॉवर्टी ट्रैप. तो देखो इन्वेस्टमेंट कम होगी. अगर इन्वेस्टमेंट ही कम है तो आप ज़्यादा सैलरी पे ही नहीं कर पाओगे, तो आपकी लो इनकम रहेगी. अगर आपकी इनकम ही लो है तो ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी. आप ज़्यादा चीज़ें खरीद नहीं पाओगे, आपकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, कुछ सेविंग्स भी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आपकी इनकम ही कम है. इनकम क्यों कम है? आपकी इन्वेस्टमेंट लो है. बस ये चेन चल रही है. तो ये पॉवर्टी ट्रैप है बिल्कुल, जिसकी वजह से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो रहेगा. आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. देखो एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी की अगर आप बात करते हो तो सबसे पहले आप देखोगे कि प्री इंडिपेंडेंस टाइम में किस तरीके से पॉवर्टी एस्टिमेट किया गया था. तो सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी की एक बुक थी, उनकी किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. तो उन्होंने सबसे पहला एस्टिमेट किया था पॉवर्टी लाइन का, जिनमें उनका एस्टिमेट था कि 16 रुपये से लेकर के 35 रुपीज़ पर कैपिटा पर ईयर. और उनका बेसिस क्या था कि बेसिकली डाइट पे था कि न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो ठीक मिले, उनको न्यूट्रिशन अच्छा मिले, और इतना कॉस्ट ऑफ सब्सिस्टेंट और मिनिमम बेसिक डाइट उनको मिले, जैसे राइस, फ्लावर हो गया, दाल, वेजिटेबल्स, घी, वेजिटेबल ऑयल, सॉल्ट, ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो है वो मिले न्यूट्रिशन के हिसाब से. फिर दूसरी बार जो एस्टिमेट किया था, तो देखो 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप की गई थी बाय सुभाष चंद्र बोस. तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप की थी अंडर दी चेयरमैनशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो इन्होंने क्या कहा था कि हम एक इकोनॉमिक प्लान ड्रॉ करते हैं जिसका एम होगा कि एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मासेस को मिले, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा मिले. ये इस एम के साथ इन्होंने ये नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप की थी, और ये भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पर ही फोकस करता था. फिर तीसरी चीज़ हुई थी बॉम्बे प्लान. 1944 में ये हुआ था, जिसमें कुछ इन्फ्लुएंशियल बिजनेस लीडर्स बॉम्बे में जो थे, इन्होंने कहा था कि हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमी जो है इंडिया की, उसको हम डेवलप करेंगे. तो इसीलिए ये बॉम्बे प्लान बनाया गया था. अब देखो इंडिपेंडेंस के बाद 1979 में अलाक कमेटी सेटअप की गई थी पॉवर्टी एस्टिमेट करने के लिए. तो यहाँ पर ऐसे देखा गया था कि रूरल एरियाज़ के लिए 2400 कैलोरीज कंज्यूम करने के लिए और अर्बन एरियाज़ के लिए 2100 कैलोरीज कंज्यूम करने के लिए कितना एक्सपेंडिचर आपको लगाना पड़ेगा. तो उसी एक्सपेंडिचर के बेसिस पे पॉवर्टी लाइन को एनालाइज किया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट कमेटी सेटअप की गई थी लकड़ावाला कमेटी 1993 में, देन तेंदुलकर कमेटी 2009 में, एंड रंगराजन कमेटी 2012 में. ये भी कमेटी सारी पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए सेटअप की गई थी. अब रंगराजन कमेटी रिपोर्ट आई थी 2014 की. इनके अकॉर्डिंग पॉवर्टी लाइन कैसे एस्टिमेट की जाएगी कि आपके मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है अर्बन एरियाज़ में 1407 होना चाहिए एंड रूरल एरियाज़ में 972 रुपीज़ होना चाहिए. साथ में इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग टास्क फोर्स के द्वारा किया जाता है. तो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये कुछ डेटा कैप्चर करता है और इसके द्वारा पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट किया जाता है. पॉवर्टी एस्टिमेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है? तो 3 पोटेंशियल यूजेस हैं इसके. सबसे पहले तो पुअर का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि ये लोग जो हैं वो पुअर है. साथ में एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स के लिए एक्सपेंडिचर एलोकेट कर दिया जाता है अक्रॉस रीजन्स एंड द डिज़ाइन ऑफ सच प्रोग्राम्स. तीसरी चीज़ आ जाती है कि आप पॉवर्टी को ओवर टाइम मेजर करते हो और ट्रैक करते रहते हो अक्रॉस रीजन्स. आफ्टर दैट वील सी इश्यूज़ एंड चैलेंजेस विद पॉवर्टी एस्टिमेशन. तो कौन से इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं? अभी के जो ऑफिशियल मेजर्स हैं पॉवर्टी के, वो तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग चलते आ रहे हैं. उसका क्रिटिसिज्म क्या है कि ये जो तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन
के हिसाब से पॉवर्टी मेजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लो है। ये पॉवर्टी लाइन का मेजर बहुत ही लो सेट किया हुआ है। साथ में बहुत सारे हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं मिल पाती है, तो वो डिप्राइव्ड हैं गवर्नमेंट असिस्टेंस से, क्योंकि उनको अबव पॉवर्टी लाइन क्लासीफाई कर दिया गया है। क्योंकि तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन इतनी कम बताती है कि 10 रुपये से ज़्यादा कमाने वाले, एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ कि 10 रुपये से ज़्यादा कमाने वाले जो लोग हैं वो अबव पॉवर्टी लाइन आएंगे और 10 रुपये से कम वाले जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन आएंगे। तो अब क्या हो रहा है कि आज के टाइम में जैसे जैसे टाइम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, महंगाई बढ़ गई है, तो 10 रुपये तो नॉर्मल कोई भी कमा लेगा, तो इस तरीके से देखा जा रहा है। तो इसीलिए अबव पॉवर्टी लाइन ही आ जाते हैं सारे लोग। तो इसलिए बिलो पॉवर्टी लाइन में जो जितने भी गवर्नमेंट असिस्टेंस जिन लोगों को मिलनी चाहिए उन लोगों को नहीं मिल रही है। अब जैसे मान लो कोई 20 रुपये कमा रहा है, अब है तो वो भी गरीब ही टेक्निकली, है ना, पर उसको रखा ही नहीं गया बिलो पॉवर्टी लाइन में। तो इस तरीके से ये चल रहा है। काउंटर आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये देखो, ये आइडेंटिफिकेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा किया जाता है बेस्ड ऑन बीपीएल सेंसस। तो बिलो पॉवर्टी लाइन सेंसस के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन करती है, जिसके द्वारा पॉवर्टी एस्टिमेशन ये मेन एम रहता है और उसकी प्रोग्रेस जो है वो ट्रैक करती रहती है स्टेट गवर्नमेंट। अब आप पॉवर्टी लाइन अगर आप सेट करते हो तो आप कैसे सेट करोगे कि एक हाउस होल्ड जो है वो अगर 2 टाइम का उसको खाना मिल रहा है और बाकी की बेसिक एमिनिटीज़ अगर उसको मिल रही हैं कि उसकी एक्चुअल प्रोग्रेस जो है वो असेस कर पा रहे हैं, तो आप उसको एक पॉवर्टी लाइन आप सेट कर दोगे उस हिसाब से। इसलिए एस्टिमेशन करते हुए उसका एम ये होना चाहिए कि आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहें टाइम टू टाइम, और इसके लिए आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की ज़रूरत है। ये बात करता है कि आप जितने भी बेनिफिशियरी हाउस होल्ड्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करो और उनको टारगेट करो, ताकि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव हो सके, उनको बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। अब कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स इससे एसोसिएटेड हैं। कौन से प्रोग्राम्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये 1978 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि रूरल पुअर जो हैं उनको असिस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी प्रोवाइड करेगा, बैंक क्रेडिट देगा, ताकि प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रूरल पुअर को प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट जवाहर रोजगार योजना, या फिर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना भी कहा जाता है इसको। तो यहाँ पर क्या बात होती है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ अनएम्प्लॉयड को और अंडर एम्प्लॉयड को रूरल एरियाज़ में, कि आप अच्छा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो एंड कम्युनिटी एंड सोशल असेट्स क्रिएट करो, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड की जा सके। साथ में रूरल हाउसिंग इंदिरा आवास योजना, ये नेक्स्ट योजना है गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई है, जिसमें फ्री हाउसिंग दी जाएगी बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ को रूरल एरियाज़ में, जिसमें SC/ST हाउस होल्ड्स पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। साथ में फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, जिसका एम ये है कि फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जाए, फूड सिक्योरिटी इन्हांस की जाए वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हुए। नेक्स्ट इज नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। पेंशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। 200 रुपये दिए जाते हैं फॉर 60 to 79 ईयर्स एजेड, 500 रुपीज़ दिए जाते हैं अबव 80 ईयर्स ऑफ। तो इनका जो स्टेट्स में और इम्प्लीमेंटेशन होता है और यूनियन टेरिटरीज़ का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ को दे दिया गया है कि आप स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज़ में आप जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना है आप पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ करेंगे। अन्नपूर्णा स्कीम है, जिसमें सीनियर सिटीजन को फूड प्रोवाइड करना होगा। ऐसे सीनियर सिटीजन जो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते और जो कि नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंडर नहीं आते हैं, ये स्कीम जो है वो 10 kg फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करेगा। 1 महीने तक पर मंथ 10 किलो फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाएगा जितने भी एलिजिबल सीनियर सिटीजन्स हैं। टारगेट ग्रुप्स क्या होंगे? जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है एंड इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स हैं, ये टारगेट ग्रुप्स होंगे। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसमें बात की गई है कि वेज एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए, ऐसा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जाए रूरल एरियाज में जहाँ पर जो कि ड्यूरेबल हो, फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पुअर्स को प्रोवाइड की जाए, इस तरीके का प्रोविजन की भी बात की गई है। देन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, तो ये भी एम्प्लॉयमेंट ही प्रोवाइड करता है, बट 100 डेज का अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट हर साल प्रोवाइड करेगा ये रूरल हाउस होल्ड को, हर एक रूरल हाउस होल्ड को। साथ में 1/3 ऑफ द प्रपोज जॉब्स वो विमेन के लिए रिजर्व की जाएंगी, तो 1/3 जॉब जो हैं वो विमेन के लिए रिजर्व की जाएंगी। साथ में सेंट्रल और स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज किए जाएंगे। देन वी टॉक अबाउट नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आजीविका 2011। देखो, रूरल पुअर जो है उनकी नीड को डाइवर्सिफाई करने के लिए
और उनको ऐसी जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए जिससे उनको रेगुलर इनकम मिल सके मंथली बेसिस पर, इसके बारे में ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन बात करता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो विलेज लेवल पर फॉर्म किए गए हैं ताकि नीडी को हेल्प की जा सके। नेक्स्ट इज नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जिसके द्वारा बात की गई है कि अर्बन पुअर को ऑर्गेनाइज किया जा सके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, साथ में उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए जा सकें ताकि मार्केट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सके। देन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स क्रिएट किए जा सकें बाय इंश्योरिंग ईजी एक्सेस टू क्रेडिट। तो अगर आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए आपको क्रेडिट भी आसानी से मिल जाए, इस तरीके के प्रोविजंस की बात की गई है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो इसके द्वारा ये बात की गई है कि आप यूथ को मोबिलाइज करो ताकि वो स्किल ट्रेनिंग ले सकें और उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। प्रधानमंत्री जन धन योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करती है सब्सिडी, पेंशन, इंश्योरेंस को, और ये स्कीम अनबैंक्ड पुअर को टारगेट करती है। अब इनके सबके चैलेंजेस भी हैं कुछ। सबसे पहला चैलेंज है कि इंडिया जो है अभी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 को अचीव करने से बहुत पीछे है, तो बहुत दूर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 किस बारे में बात करता है? टू एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर। तो पॉवर्टी हर एक फॉर्म में, हर जगह ख़त्म करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इसको अचीव करने के लिए इंडिया अभी बहुत दूर है। साथ में एक्सट्रीम पॉवर्टी के इंसिडेंसेस आपको रूरल एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू दी अर्बन एरियाज़। साथ में लो लैंड प्रोडक्टिविटी रहती है, लो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी रहती है रूरल एरियाज़ में, तो ये भी कुछ चैलेंजेस हैं। साथ में पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स जो हैं दे फंक्शन इन साइलोस, मतलब कि कोई सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है ही नहीं कि कैसे आप पॉवर्टी, जितने भी लोग हैं जो कि पॉवर्टी में हैं, आप कैसे पता लगाओगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे उन लोगों को कि कितने लोग पुअर हैं, कितने लोग पॉवर्टी से एक्चुअली ग्रस्त हैं और कितने लोग नहीं हैं। तो इस तरीके का कोई सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है ही नहीं कि पॉवर्टी में जितने भी लोग हैं उनकी नीड्स क्या है, उनको नीड्स को एड्रेस कैसे करना है और उनको पॉवर्टी लाइन से ऊपर कैसे उठाना है, इन सब के बारे में कुछ भी ठीक से कुछ डिसाइडेड है ही नहीं। ठीक है, तो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स इनिशिएट ज़रूर कर दिए हैं बट साइलॉस में ये लोग चल रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर आपने मैनेजमेंट तो किया ही नहीं है अच्छे से। साथ में इनएडिक्वेट रिसोर्स एलोकेशन एंड टारगेट्स, तो जितना भी रिसोर्सेज मिले हुए हैं आपके इनएडिक्वेट हैं, वो रिसोर्स एलोकेटेड जितने भी किए गए हैं इनएडिक्वेट हैं, पूरे नहीं बढ़ पा रहे हैं। टारगेट्स जो भी आपके सेट हैं ऑलरेडी। साथ में इनएडिक्वेट रिसोर्स एलोकेशन एंड टारगेट्स कर्टेल्ड अकॉर्डिंग टू फंड अवेलेबिलिटी। तो देखो आपके रिसोर्स एलोकेशन ठीक से है ही नहीं, कि मतलब जितने भी रिसोर्सेज दिए गए हैं वो आपके कम पड़ गए हैं। साथ में टारगेट्स भी उस वजह से आपने कम कर दिए हैं, क्योंकि रिसोर्सेज जितने होंगे उसी हिसाब से तो आप टारगेट सेट करोगे। रिसोर्सेज ही कम है तो जैसे अगर 10 लोगों के लिए रिसोर्सेज हैं, टोटल 20 लोग पुअर हैं, तो भी आप उन 10 लोगों को ही एड्रेस कर पाओगे, उन्हीं की नीड्स एड्रेस कर पाओगे, बाकी के 10 लोग गरीब ही रह जाएंगे क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज सिर्फ 10 ही लोगों के लिए थे। साथ में जैसे कि मनरेगा है जैसे, तो ये 100 डेज ऑफ वर्क बहुत सारी स्टेट्स में ये गारंटी अभी भी नहीं करता है क्योंकि रिसोर्सेज हैं ही नहीं, इतनी जॉब्स हैं ही नहीं। साथ में ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स, अब एक ही चीज़ के लिए तो 10-10 हज़ार स्कीम्स निकाली हुई है। अगर मान लो हेल्थ है, अब हेल्थ के लिए आपने 10 स्कीम्स निकाली हुई हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि भैया कितनी स्कीम्स निकली हुई हैं, कि स्कीम के लिए कहाँ जाना है, कौन सी स्कीम में हम हैं, कौन सी में नहीं है। तो ये सब भी बड़ी कन्फ्यूजन चलती रहती है। साथ में रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, अब रूरल लोग जितने भी हैं वो अर्बन एरियाज़ में आ जाते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से डेमोग्राफी जब भी आपकी बिगड़ती है तो वही रिसोर्सेज पे, एक जगह के ही रिसोर्सेज पे सारा स्ट्रेन पड़ जाएगा, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से अगेन पॉवर्टी लेवल बढ़ेगा। देन इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन द सेम थिंग कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छे से इन्वेस्ट नहीं किया गया, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं पॉइंट। इनकम इनइक्वालिटी एंड वेल्थ डिस्पैरिटी, तो इनकम इनइक्वालिटी इतनी रहती है, वेल्थ डिस्पैरिटी इतनी है कि एक पर्सन जो है वो तो 1 करोड़ महीने का कमा रहा है और दूसरा पर्सन जो है वो तो 100 रुपये महीने का कमा रहा है। इतनी इनकम डिस्पैरिटी है। एक बंदा तो सब कुछ अफोर्ड कर पाएगा, एक कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा, बेसिक नेसेसिटी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो इतनी वेल्थ डिस्पैरिटी चल रही है, इनकम इनइक्वालिटी इस हिसाब की है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आता है सामने। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। साथ में कोई सिस्टमैटिक अटेम्प्ट ही नहीं है कि आप लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चल रहे हैं, उनकी नीड्स कैसे एड्रेस करनी है, उनको पॉवर्टी लाइन से कैसे ऊपर उठाना है, ये सब का कोई आपने सिस्टमैटिक तरीका बना ही नहीं रखा। वे फॉरवर्ड की अगर आप बात करते हो तो उसमें आप ये लिख सकते हो कि देखो
मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट ऑफ पॉवर्टी के बेसिस पर आप सिस्टमैटिक मेजरमेंट करो पॉवर्टी का, और हर एक बेनिफिशियरी हाउस होल्ड का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, कि अलग अलग तरीके से पॉवर्टी सिर्फ एक ही तरीके की थोड़ी ना होती है, अलग अलग टाइप्स की पॉवर्टी होती है। किसी के पास पैसे होते हैं थोड़े बहुत, कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपना खाना वाने का देख सकते हो, बट हेल्थ के लिए आप नहीं जा सकते, एजुकेशन पूरी करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो ये मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी का एस्पेक्ट है वो पूरा करने के लिए, और आपको अलग अलग हाउस होल्ड्स को, जितने भी बेनिफिशियरी हाउस होल्ड होने चाहिए, जो जेन्युइन बेनिफिशियरी होने चाहिए, उनको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, ताकि आप पॉवर्टी का मेजरमेंट जो है वो सिस्टमैटिक तरीके से आप कर सको। साथ में इकोनॉमी के रैपिड ग्रोथ अगर आप देखते हो तो आपको इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने चाहिए जो कि आपके ग्रोथ में हेल्प करे, कंट्रीब्यूट करे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में, इस बारे में बात की गई है। साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो अगर वहाँ पर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करोगे तो फ़ायदेमंद रहेगा, और यहाँ पर फॉरवर्ड बैकवर्ड मार्केट लिंकेजेस आपको प्रोवाइड करने हैं। देन आफ्टर दैट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएटिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन द सेम थिंग जो हमने चैलेंजेस में बात की थी, यहाँ पर वही सेम चीज़ को आपको एड्रेस करना है, वे फॉरवर्ड में लिख देना है। तो अगर आप पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर ले आती है, तो पुअर्स पर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा, वो भी अच्छी सर्विसेज का लाभ उठा पाएंगे। हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फॉर ऑल, इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो सके। साथ में टारगेटेड पॉलिसी मेकिंग, कि आप कुछ पुअर हाउस होल्ड्स को ले लो और उनके आप एंटाइटलमेंट एम्पावरमेंट के ऊपर काम करो। फॉर एग्जाम्पल आप मंथली अलाउंस देते हो स्किल डेवलपमेंट के साथ, तो इससे क्या होता है कि आपने टारगेट पॉलिसी मेकिंग पे काम किया, कि आपने एक पुअर हाउस होल्ड को पूरा टारगेट करके और उसको आपने स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ आपने मंथली अलाउंस देके उसको पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले एरिया से आपने बाहर निकाल लिया। साथ में प्रमोटिंग हेल्थ इंश्योरेंस टू कर्व आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, आयुष्मान भारत स्कीम है जैसे एक एग्जांपल, जिसमें आपने हेल्थ इंश्योरेंस को इस तरीके से प्रमोट किया कि अगर मान लो, जैसे मैंने आपको वो स्टार्टिंग में फैमिली वाला एग्जांपल बताया था ना, 8 लोग वाली फैमिली थी, उनके घर में एकदम से किसी को डेंगू हो गया, तो उनकी सारी जितनी भी उनकी जमा पूंजी थी, जो 10,000 रुपये उन्होंने बहुत टाइम से जमा किए थे, वो सारे उनके चले गए हेल्थ के चक्कर में। तो इस तरीके के जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो जाते हैं, वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ना हो पाए, उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जैसी चीज़ों का लाभ उठाया जाए। तो आयुष्मान भारत स्कीम इसी के बारे में बात करता है। साथ में रूरल और अर्बन एरियाज़ को कनेक्ट किया जाए, ताकि एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री के साथ और सर्विस के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। एग्जाम्पल फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, ये मतलब दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो ना। रूरल अर्बन अगर कनेक्शन हो जाएगा तो दोनों को ही फ़ायदा होगा, तो दोनों को किसी के ऊपर डिपेंड होने की फालतू ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपस में ये लोग करके और अपना सस्टेनेबल नीड्स उनकी प्रोवाइड होती रहेंगी उनको। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ विमेन को, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अवेलेबल कराई जाए। ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स को इम्प्रूव किया जाए, कि आप बेटर एजुकेशन दो, हेल्थ दो, सैनिटेशन दो, ताकि प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव की जा सके और पॉवर्टी से लोगों को बाहर निकाला जा सके। इफेक्टिव एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स जो है उनको स्टार्ट किया जाए। आप टेक्नोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस और जैम ट्रिनिटी को यूज़ करते हुए, कि जनधन योजना, आधार, मोबाइल नंबर के, ताकि आपकी जैसे सब्सिडी प्रोग्राम्स वगैरह आपको अच्छे से सब्सिडीज़ मिल सके प्रॉपर्ली। तो इस तरीके इफेक्टिव एंटी प्रोग्राम्स जो हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए। साथ में इनोवेटिव स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स चलाए जाएं। देखो, हर एक स्टेट की अपनी अपनी नीड होती है, ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्टेट में अगर पॉवर्टी एक वजह से हो रही है तो दूसरी पर्टिकुलर स्टेट में भी पॉवर्टी उसी सेम रीज़न की वजह से हो। अलग अलग स्टेट में अलग रीजन्स हो सकते हैं, अलग अलग तरीके की पॉवर्टी हो सकती है, इसीलिए एक इनोवेटिव स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मॉडिफाइंग करंट प्रोग्राम्स। अब जितने भी प्रोग्राम्स ऑलरेडी चल रहे हैं, अगर उनमें कुछ भी लूप होल्स हैं तो उस स्कीम को ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए, उसमें आप इम्प्रूवमेंट कर दो। अगर एक ही चीज़ के लिए, अगर मान लो हेल्थ सेक्टर के लिए 10 स्कीम्स चल रही हैं, आप उन 10 स्कीम्स को मिलाकर के एक स्कीम चलो जिसको सिंप्लीफाई कर दो, ताकि लोगों में भी अवेयरनेस पहुंच सके उस स्कीम्स की और लोग उसका लाभ उठा सकें। तो जैसे कि मनरेगा के थ्रू अगर आप स्किल्स इम्पार्ट करते हो, वर्कर्स को एम्पावर करते हो कि वो प्रोग्राम को एग्जिट भी कर सकते हैं और अपनी मंथली वेज एम्प्लॉयमेंट को ढूंढ सकते हैं वो, तो इस तरीके से आपको काम करना चाहिए। अब कंक्लूजन इसमें ये निकल के आता है कि एसेंशियल कंडीशन जो होनी चाहिए पॉवर्टी इरेडिकेट करने के लिए, वो होनी चाहिए कि आप पुअर्स को डेप्रिवेशन से लिबरेट कर दो बिल्कुल। कि देखो,
पॉवर्टी इरेडिकेशन नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का गोल, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के गोल होने चाहिए कि आप वो प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करो। तो प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करना मेन गोल होना चाहिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अब ये सब चीज़ें करने के लिए आपको एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की ज़रूरत है ऑन अ सस्टेन्ड बेसिस, कि आप कॉन्टीन्यूसली आप मॉनिटर करो, प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करते रहो, सो दैट जो जेन्युइन बेनिफिशियरीज हैं वो गवर्नमेंट असिस्टेंस से डिप्राइव ना रह जाएं। अब पॉवर्टी जो है वो 2005 से लेकर के 2011 में बहुत फास्ट रेट पर डिक्लाइन हुई थी, 2.18%। बट सस्टेन्ड एफर्ट्स की बहुत ज़रूरत है। सस्टेन्ड एफर्ट्स ही आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं, विच टॉक्स अबाउट एंडिंग पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स एवरीवेयर। ऑल राइट, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।